गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर रेखा पुरोहित लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में हम लोग आज बात करेंगे क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा, और उसमें एक रिमोट प्रोसीजर कॉल करके एक रिक्वेस्ट होती है वो कैसे वर्क करती है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के अंदर हम कहते हैं हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। इसमें हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट और मल्टीपल सर्वर भी हो सकते हैं, पर मल्टीपल क्लाइंट और सिंगल सर्वर भी हो सकते हैं। क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट को सेंड करता है सर्वर के पास में, और सर्वर वो सिस्टम होता है जो रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स करने का काम करता है। तो सर्वर जो है वो एक समय में मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व करके रख सकता है, लेकिन क्लाइंट जो होता है वो एक समय में सिर्फ एक ही सर्वर से कांटेक्ट कर सकता है। और ये दोनों जो कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर, वो कम्युनिकेशन जो होता है वो नेटवर्क के थ्रू होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में एक ही सिस्टम क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह एक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर क्या है और क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या है। क्लाइंट सर्वर को हमने कहा है कि ये एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि जब क्लाइंट सर्वर के पास में रिक्वेस्ट सेंड करता है तो सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके प्रोसेस करने के बाद में रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स को उसे वापस लौटाता है, जिसे हम रेस्पॉन्स कहते हैं। तो क्लाइंट सर्वर को हमने कहा रिलेशनशिप है, जिसमें एक प्रोग्राम जैसे कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट को बनाता है, उसकी रिक्वेस्ट होती है सर्विसेज की और रिसोर्सेज की, और दूसरा प्रोग्राम जो कि सर्वर वो उसको रेस्पॉन्स करता है उन सर्विसेज की और डेटाबेस की। क्लाइंट सर्वर सिस्टम को हमने कहा है कि एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है। इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का, जो ये एक्सप्लेन करता है कि क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट को बनाता है और सर्वर कैसे रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है या रेस्पॉन्स करता है। यानी कि नेटवर्क के ऊपर हमारा डेटा किस तरह से एक्सचेंज किया जाता है क्लाइंट सर्वर को यूज लेकर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज लेकर के। और क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एक मॉडल है जो यूजर को परमिट करता है कि वो सर्वर से रिक्वेस्ट करे सर्विसेज के लिए, फाइल्स के लिए, डेटाबेस के लिए, और भी जो चीज उसे चाहिए उसके लिए, और सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके देन प्रोसेस करता है और रेस्पॉन्स वापस क्लाइंट को सेंड करता है। अब हम आते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। जब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के नेटवर्क मॉडल होते हैं जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का काम करते हैं, जिसमें एक होता है पीयर टू पीयर और एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जो होता है उसमें एक ही सिस्टम जो होता है वो, या हम कह सकते हैं कि जब वो सिस्टम जो है क्लाइंट हो या सर्वर हो, दोनों एक्ट करते हैं एज ए क्लाइंट और एज ए सर्वर। दोनों सिस्टम क्लाइंट सर्वर की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट मेक करेगा, सर्वर रेस्पॉन्स देगा। हो सकता है सर्वर क्लाइंट की तरह एक्ट करे तो क्लाइंट की तरह रिक्वेस्ट मेक करेगा, और जो क्लाइंट है सर्वर की तरह एक्ट करते हुए रेस्पॉन्स मैनेज करेगा। दूसरा हमारे पास आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हमने कहा है कि एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर है। इसमें हमारे पास जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो नेटवर्क के थ्रू होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मल्टीपल क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है, रिसीव करता है फाइल्स को और रेस्पॉन्स करता है सर्विसेज के लिए, तो सेंट्रलाइज सर्वर पे रिक्वेस्ट को सेंड करता है। और ये सेंट्रलाइज सर्वर पर रिक्वेस्ट जो सेंड की जाती है वो लोकल या इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा की जाती है। यानी कि इसमें तीन चीजें हो जाती है, एक हो जाता है क्लाइंट, एक हो जाता है नेटवर्क और एक हो जाता है सर्वर। क्लाइंट हो गया हमारा जो रिक्वेस्ट को बनाएगा सर्वर से कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए, और कम्युनिकेशन जो परफॉर्म होगा वो नेटवर्क के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है। और क्लाइंट है वो यूज करता है एप्लीकेशन को एज ए इंटरफेस। क्यों? क्योंकि वो इंटरफेस बना करके कम्युनिकेट करता है सर्वर से। तो क्लाइंट एप्लीकेशन को यूज करता है सर्वर से कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए, और जैसे ही क्लाइंट ने कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन को यूज लेकर के इंटरफेस क्रिएट कर लिया सर्वर के साथ, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद में उसकी रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स करने का काम करेगा। अब हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चार तरह का होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स में हमारे पास है एक तो वर्कस्टेशन, एक है सर्वर्स और एक है नेटवर्किंग डिवाइसेस। वर्कस्टेशन कह दो या हमारा पर्सनल कंप्यूटर कह दो या लैपटॉप कह दो, जो कि यूजर यूज करता है रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। यानी कि क्लाइंट
और सर्वर वो जो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके प्रोसेस करके रेस्पॉन्स करता है और उसकी रिक्वेस्ट को स्टोर करने का काम करता है। इन दोनों के बीच में इंटरफेस क्रिएट करने और कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज लिया जाता है। और नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जैसे कि रूटर्स है, हब्स है, स्विचेस है, एक्सेट्रा, जो आपके डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं क्लाइंट सिस्टम से सर्वर सिस्टम के ऊपर। अब हमारे पास आता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर के टाइप्स। हमारे पास बेसिकली जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर है वो 4 तरह का होता है। 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर, 3 टायर और एन टायर। 3 टायर और एन टायर एक जैसा ही होता है। 1 टायर आर्किटेक्चर की बात करें तो 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस सभी एक ही फिजिकल मशीन पर एग्जिस्ट करते हैं। इसमें एप्लीकेशन, यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक्स और डेटा बेस जो होते हैं सारे एक सिंगल पैकेज के रूप में कंटेन किए जाते हैं, जिससे कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच बनती है। इसमें एक ही सिस्टम है जो क्लाइंट की तरह एक्ट करेगा, वही सर्वर की तरह एक्ट करेगा। इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में परफॉर्म किया जाता है। 2 टायर आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें जो आर्किटेक्चर है उसमें क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। इसमें 2 टायर्स होते हैं, एक होता है क्लाइंट टायर और एक होता है सर्वर टायर। क्लाइंट को हम फ्रंट एंड कहते हैं और सर्वर को हम बैक एंड आर्किटेक्चर कहते हैं। 2 टायर आर्किटेक्चर की जो अप्रोच है बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन है जहां पर क्लाइंट डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा सर्वर से डेटाबेस के लिए, उन डेटा को प्रोसेस करेगा और डेटा को स्टोर करने का काम करेगा। और आता है 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर जो है वो एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है जिसमें उसकी एप्लीकेशन को 3 मेन डिस्टिंक्ट लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारी लेयर्स है क्लाइंट लेयर, एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर लेयर और दूसरी हमारी डेटाबेस सर्वर लेयर। इसमें क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने का काम करता है, उसके साथ ही साथ उसकी आई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके एप्लीकेशन सर्वर जो है वेब सर्वर की तरह एक्ट करके उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का और स्टोर करने का काम करता है। और वो इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से डेटा को यूज लेने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेटा प्रोवाइड करता है। ये जो सेपरेशन किया जाता है एप्लीकेशन लेयर के द्वारा, ये इंप्रूव करता है यूजर की मॉड्यूलरिटी को, मेंटेनेबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को और फ्लेक्सिबिलिटी को। जब हम किसी आर्किटेक्चर को या मॉडल को यूज लेते हैं तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, एडवांटेज होते हैं। आज हम उसी की बात करते हैं। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के एडवांटेज, सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। इसमें सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है, सिस्टम के ऊपर स्टोर, सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। तो वहां पे रिसोर्सेज को मैनेज करना, डेटा को स्टोर करके रखना, डेटा की रिलायबिलिटी को बनाए रखना, डेटा को सिक्योर करना आसान हो जाता है। इसलिए ये सेंट्रलाइज कंट्रोल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे डेटा का मैनेजमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा मैनेज करना आसान हो जाता है। स्केलेबिलिटी में वो कहता है कि डेटा को या हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर अगर किसी सिस्टम को ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो वो स्केलेबिलिटी होने के कारण या सिस्टम का स्केलेबल होने के कारण आसानी से किया जा सकता है। तो हम किसी भी क्लाइंट को आसानी से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसी वजह से सेंट्रलाइज कंट्रोल होने की वजह से यहाँ पर रिसोर्सेज की शेयरिंग, रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे डेटा को बैकअप लेके रखा जाता है जिससे कि कई बार कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डेटा को आसानी से रिकवर कर सकें और डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जहाँ पे कुछ एडवांटेज होते हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जब हम 3 टायर आर्किटेक्चर को यूज लेते हैं तो ये हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और वहाँ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है जो उसकी कॉस्ट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। और क्योंकि सारा काम सर्वर के ऊपर होता है तो हमारी डिपेंडेंसी नेटवर्क और सर्वर पे रह जाती है। अगर एक सर्वर फेल हो जाता है तो हमारा पूरा के पूरा सिस्टम डंप हो जाता है। सिंगल पॉइंट फेलियर यानी कि सर्वर जो है वो फेल हो जाए तो हमारा पूरा की पूरा काम एक बार रुक जाता है, जिससे हमारी सिक्योरिटी की रिस्क बढ़ जाती है और हमारा आर्किटेक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसे यूज लेना या उसे ठीक करने में प्रॉब्लम आती है। अब है ना कंप्यूटर सिस्टम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमें कुछ फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग आर्किटेक्चर में कैसे काम होता है ये पता लगा सकते हैं। फ्रेमवर्क होता क्या है? फ्रेमवर्क एक हमारे पास एक ऐसा टूल या हम कह सकते हैं कि प्रोसेस है जो हमें किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने या मैनेज करने में हेल्प करता है। इसमें हमारे पास एक एमवीसी फ्रेमवर्क है जो कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में डेटा को मैनेज करने में या एप्लीकेशंस के द्वारा डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है उसमें हेल्प करता है। इसका पूरा नाम है मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क। ये एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है या हम कह सकते हैं डिजाइन पैटर्न है जो कि एप्लीकेशन को
यानी कि एप्लीकेशन लेयर को जहां पर सारी प्रोसेसिंग होती है सर्वर के ऊपर, उसको 3 मेन लॉजिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है। ये 3 लॉजिकल कंपोनेंट्स है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। अब ये हमारे पास आता है फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर। इसमें यूजर, सबसे पहले यूजर जब रिक्वेस्ट बनाएगा तो वो रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाएगी। कंट्रोलर का काम होता है यूजर से आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना। उसके अलावा उसे किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ ये काम करना होता है कि वो मॉडल को ये बता दे कि उसे क्या करना है। तो यहाँ पर आने वाली रिक्वेस्ट को वो डेटा के रूप में, रिक्वेस्ट डेटा के रूप में मॉडल को ट्रांसमिट करता है। मॉडल यहाँ पर डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके रिजल्ट बनाता है, जिसे रेस्पॉन्स डेटा के रूप में कंट्रोलर को पास करता है। कंट्रोलर उस डेटा को सेंड करता है व्यू के पास में। दोनों काम के बीच में ना तो मॉडल डायरेक्ट व्यू से कम्युनिकेट करता है, ना व्यू मॉडल से कम्युनिकेट करता है। कंट्रोलर एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है। ये मीडिएटर है, ये व्यू और कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने का काम करता है। अब व्यू के पास जब डेटा आ जाता है तो वो यूजर को रेस्पॉन्स करेगा। यूजर भी डायरेक्ट मॉडल से या कंट्रोलर से, या नहीं, डायरेक्ट मॉडल से कम्युनिकेट नहीं करेगा। यूजर कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा और व्यू से रेस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से एमवीसी फ्रेमवर्क के अंदर डेटा को प्रोसेस करने और स्टोर करने का काम किया जाता है, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर यूजर पे, मैंने सर्वर पे डेटा को स्टोर करना और प्रोसेस करने में हेल्प करता है। अब आ जाता है हमारे पास इसमें एक रिक्वेस्ट प्रोसेस, जो कि है आरपीसी के नाम से, क्लाइंट सर्वर की रिक्वेस्ट। यहाँ पे आरपीसी स्टैंड करता है रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए। रिमोट प्रोसीजर कॉल यानी कि रिमोटली हम कभी भी किसी भी प्रोसीजर को कॉल कर सके। रिमोट प्रोसीजर कॉल में हम कहते हैं कि प्रोटोकॉल है, और ये यूज आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो कि अलाउ करता है प्रोसीजर को प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करने में, और रिमोट सर्वर पर या सिस्टम पे हम इसको लोकली कॉल कर सके। रिमोट प्रोसीजर कॉल में हमारे पास क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं वो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं और अलाउ करता है रिमोट इंटरेक्शन एंड कंपटीशन के लिए आरपीसी यूजर को और क्लाइंट को और सर्वर को। ये रिमोट प्रोसीजर कॉल किस तरह से काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, उसकी वर्किंग। हमारे पास इसमें 2 मशीन है, एक क्लाइंट मशीन है और एक सर्वर मशीन है। क्लाइंट मशीन में हमारे पास क्या है, क्लाइंट है, क्लाइंट स्टब है और आरपीसी रन टाइम है। इसी तरह से सर्वर के अंदर हमारे पास सर्वर है, सर्वर स्टब है और आरपीसी रन टाइम है। क्लाइंट के अंदर क्लाइंट स्टब क्या करता है, क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट को कॉल करता है या बनाता है तो उसे हमने कहा कि हमारे पास कॉल है। क्लाइंट जब कॉल को मेक करता है या रिक्वेस्ट को बनाता है तो क्लाइंट स्टब क्या करता है, क्लाइंट स्टब उस कॉल को मास्लिंग करने का काम करता है। मास्लिंग मतलब कि एनकोडिंग करना, उसको पैक में पैक कर देना और पैक बना करके उसे सेंड करना। जब वो सेंड करेगा तो कॉल पैकेज के रूप में डेटा सेंड किए जाएंगे और सर्वर उसे रिसीव करेगा। अब सर्वर जब रिसीव करेगा तो रन टाइम में सर्वर के ऊपर सर्वर स्टब जो होता है वो आए हुए कॉल पैकेट को जो उसने रिसीव किया उसको अनमास्लिंग यानी कि अनपैक करने का काम करेगा। अनपैक करेगा तो कॉल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद में एप्लीकेशंस के द्वारा उसे प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद में जब उसे एग्जीक्यूट करेगा तो रिटर्न करते समय वो सर्वर स्टब वापस उसे मास्लिंग करने का काम करेगा। तो सर्वर स्टब जो होता है मास्लिंग और अनमास्लिंग दोनों का काम करता है, जबकि क्लाइंट स्टब सिर्फ मास्लिंग का काम करता है। ये वापस मास्लिंग करेगा, मास्लिंग करके सेंड करेगा। तो जो मास्लिंग करके पैकेट उसने सेंड किया वो रिजल्ट पैकेट के रूप में क्लाइंट द्वारा रिसीव किए जाएंगे। एंड देन ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? जैसे इस टॉपिक्स पे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज क्लाइंट सर्वर। व्हाट इज क्लाइंट सर्वर। दूसरा हमारे पास इसमें क्वेश्चन बन जाता है एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तीसरा हमारे इसमें बन जाता है एक्सप्लेन एमवीसी फ्रेमवर्क। एमवीसी फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर।
चौथा बन जाता है व्हाट इज आरपीसी। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ आरपीसी। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, या एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। थैंक यू।